हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम इंडिया एंड सेंट्रल एशिया का टॉपिक कवर करेंगे एंड वंस वी आर डन विद दैट, इसके बाद हम इंडिया एंड वेस्ट एशिया पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले इंडिया एंड सेंट्रल एशिया में आपको याद होगा कि हमने जब यूएस हेजीमनी का टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पर हमने हाल्फर्ड मैकाइंडर की बात की थी और वहाँ पर देखा था कि मैकाइंडर किस तरीके से कहते हैं दैट जो हार्टलैंड ऑफ द वर्ल्ड आइलैंड है वो बेसिकली सेंट्रल एशियन रीजन है। सेंट्रल एशिया आप देखेंगे तो यहाँ से वोल्गा रिवर, बहुत सारी ऐसी रिवर्स हैं, अमू दरिया, सीर दरिया एंड दो इम्पॉर्टेंट सीज हैं विच इज़ द कैस्पियन एंड द अरल सी। ये जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ें हैं, ये जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, जोग्राफिकली आपको इसके बारे में थोड़ा पता तो होना ही चाहिए, बट जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और भारत के सेंट्रल एशिया के साथ में बहुत ही अच्छे जो हैं रिश्ते यहाँ पर रहे हैं। तो जब सेंट्रल एशिया की बात होती है तो मैकाइंडर ने अपने आर्टिकल द जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री में हार्टलैंड थ्योरी जो है वो propound की थी, हार्टलैंड थ्योरी के बारे में बताया था और उसमें कहा था कि जो पूरी दुनिया का सेंटर है बेसिकली दैट इज़ वोल्गा रिवर और इन सब के पास में है, यहाँ से सेंटर की बात ये करते हैं। एंड इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो भी यूरेशिया को रूल करेगा वो हार्टलैंड को रूल करेगा और हार्टलैंड को जो भी रूल करेगा पूरी दुनिया में उसका जो है रूल रहेगा बेसिकली। तो यूरेशिया और हार्टलैंड की जब बात की जाए तो सेंट्रल एशिया वहाँ पर आता है और इसीलिए सेंट्रल एशिया हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, आप मैकाइंडर की हार्टलैंड थ्योरी को यहाँ पर ज़रूर कोट करिएगा वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल एशिया। So let me just write it. We have the heartland theory, right? तो हार्टलैंड थ्योरी एंड मैकाइंडर, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप जब भी सेंट्रल एशिया के बारे में बात करें इसके बारे में ज़रूर बात करें, राइट? एंड लोकेशन अगर आप देखेंगे सेंट्रल एशिया की जियोपॉलिटिकल लोकेशन, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और सेंट्रल एशिया को इसीलिए कहा जाता है दैट इट इज़ अ प्लेस ऑफ ग्रेट गेम, अ प्लेस ऑफ ग्रेट गेम। जैसे एक बार हमने बात भी की थी कि किस तरीके से जो है मंगोलियन एम्पायर यहाँ से एमर्ज हुआ और पूरा जो है हार्टलैंड ऑफ द वर्ल्ड आइलैंड में रूल करने लगा यहाँ पर। तो आने वाले समय में भी इसीलिए मैकाइंडर का कहना है कि व्हाट मैटर्स इज जो लैंड पावर होती है वो ज़्यादा मैटर करती है, राइट? तो वो वाला एस्पेक्ट यहाँ पर आप लगा सकते हैं, वो वाला लॉजिक यहाँ पर लगाया जा सकता है, ठीक है? और इसीलिए सेंट्रल एशिया को पिवट ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो सेंट्रल एशिया रशिया के इन्फ्लुएंस में रहा है कोल्ड वॉर एरा के समय से ही, क्योंकि सेंट्रल एशिया जो है एक समय पे यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। तो सेंट्रल एशिया को इसीलिए कहा जाता है कि यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया को अगर मिला करके हम देखें तो यूरेशिया के एकदम सेंटर पे लोकेटेड है और भारत के एक्सटेंडेड नेबरहुड का पार्ट है। भारत ने, आपको पता है कि लुक ईस्ट पॉलिसी अपनी 92 में जो है स्टार्ट की और लुक ईस्ट पॉलिसी के बाद फिर फाइनली ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी में 2014 में। जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात की जाती है तो यहाँ पर एक्सटेंडेड नेबरहुड की बात की जाती है और इसी एक्सटेंडेड नेबरहुड में सेंट्रल एशिया प्रेजेंट है। तो यानी कि जब भी इंडो पैसिफिक की बात की जाती है तो इंडो पैसिफिक को आप कनेक्ट करेंगे एक्सटेंडेड नेबरहुड के साथ में, एक्ट ईस्ट के साथ में एंड फाइनली आप कनेक्ट करेंगे सेंट्रल एशिया के साथ में, राइट? तो एक तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत के जो रिश्ते हैं सेंट्रल एशिया के साथ में जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी की वजह से या जो लोकेशन है स्ट्रेटेजिक होने की वजह से हमारे हिस्टोरिकल लिंकेजेस भी यहाँ पर रहे हैं
और यही कारण है कि सोवियत एरा में भी भारत की सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में डिप्लोमेटिक टाइज हुआ करते थे, राइट। बाकी जो एंग्लो रशियन राइवलरी है, यानी कि भारत को तो ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज कर लिया था, और आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो रशिया को कहीं ना कहीं कंटेन करना चाहते थे। तो ब्रिटिशर्स और रशियंस के बीच में राइवलरी एग्जिस्ट करती थी, और इसी ग्रेट गेम में अफगानिस्तान भी आ गया और इसी में सेंट्रल एशिया भी उसके आसपास आ गया। और 21st सेंचुरी में आज के समय पे सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हमें डायरेक्ट एक्सेस सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का मिलता नहीं है। तो इसीलिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को ग्लोबल चेस बोर्ड के फॉर्म में भी डिफाइन किया गया है, दैट दीज कंट्रीज आर नथिंग बट पार्ट ऑफ द ग्लोबल चेस बोर्ड, राइट। सो ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में ये 5 कंट्रीज़ आती हैं। अफ़गानिस्तान आपका इसका पार्ट नहीं है, अफ़गानिस्तान साउथ एशिया में आता है, याद रखिएगा। अब वैसे तो पाकिस्तान जो है अपनी तरफ से कहता है कि हम तो मिडल ईस्ट का पार्ट है, बट जियो पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो हम थिंकर्स को पढ़ते हैं दे कंसिडर पाकिस्तान जो है साउथ एशिया का, लार्जली साउथ एशिया में ही माना जाता है, ठीक है। बाकी वही है कि इट डिपेंड्स अपॉन जोग्राफर टू जोग्राफर, इट डिपेंड्स अपॉन पॉलिटिकल साइंटिस्ट टू पॉलिटिकल साइंटिस्ट कि आप किसको किस रीजन में डिफाइन कर रहे हैं, उसको आप ईस्ट एशिया में मानते हैं। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बहुत ही क्लियरली कह देते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल जापान अगर आप देखें, या फिर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, मंगोलिया एंड चाइना, इनको हम कहते हैं ईस्ट एशिया। ये 5 कंट्रीज हो गई। ऊपर रशिया आ जाता है, इधर वाली साइड आप देखेंगे कि यूरोप है, ठीक है। एंड नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर साउथ एशिया है, इधर में आप देखेंगे वेस्ट एशिया विच इज़ मिडल ईस्ट। तो आप चारों तरफ देख रहे हैं। इस रशिया को इनफैक्ट नॉर्थ एशिया भी कह दिया जाता है एट टाइम्स। तो रशिया का तो ऐसा पार्ट है कि सम पार्ट ऑफ इट इज़ पार्ट ऑफ यूरोप ऑल्सो, और कुछ ज़्यादातर जो पार्ट है वो एशिया में आता है, राइट। तो इस वजह से जो है रशिया को जब भी हम देखें नॉर्थ एशिया भी कहा जा सकता है, ऐसा गलत नहीं होगा कि रशिया को अगर हम नॉर्थ एशिया भी रेफर करें। तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस आप देख रहे हैं कि आपस में इन सभी रीजन्स को, जो एशियन कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है, आपस में इन सबको अगर हमें कनेक्ट करना है तो कैसे जो सेंट्रल एशिया है ये एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है। यानी कि चाइना को भी अगर यूरोप की मार्केट एक्सेस करनी है तो सेंट्रल एशिया के थ्रू करेगा, या इंडिया और रशिया को अगर एक्सेस करना है एक दूसरे का तो वो भी सेंट्रल एशिया काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा वेस्ट एशिया और चाइना के भी अगर आप देखें तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। साउथ एशिया को कनेक्ट करना है अगर यूरोप के साथ में, लैंड कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये कितना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आती हैं ये 5 कंट्रीज़, जिसमें से सबसे ज़्यादा एरिया वाइज अगर आप देखें तो वी हैव कजाकिस्तान, वी हैव उज़्बेकिस्तान, वी हैव तुर्कमेनिस्तान एंड वी हैव किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं, ये जो 5 स्थान हैं आप कह सकते हैं, ये इसका पार्ट है, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को अलग रखिए यहाँ पर, बट दीज 5 कंट्रीज आर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। तो एक्चुअली में 1992 में ही इसके बाद, मतलब कि आप देखेंगे कि जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स होगा 1990 के बाद जो है, फिर रशिया बन जाएगा और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स फाइनली अपने आप को डिप्लोमेटिकली अगर देखा जाए तो 92 में थोड़ा सा सिस्टम स्टार्ट होगा यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन का, और फाइनली 95-96 तक आते आते हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल लेवल पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं यहाँ पर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया की लोकेशन इतनी स्ट्रेटेजिक है, इसीलिए इसको ग्लोबल चेस बोर्ड भी कहा जाता है। और आज के समय पे भी एक नई ग्रेट गेम, जैसे हमने आपको बताया कि 20th सेंचुरी में एंग्लो रशिया राइवलरी की वजह से एक ग्रेट गेम हुआ करती थी, यानी कि यहाँ पर आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स या टेंशन्स हुआ करती थी, अपनी अपनी पार्टीज जो हैं दे वांटेड टू डू समथिंग, राइट। बिल्कुल वैसा ही आपको आज के समय पे भी देखने को मिलेगा। देयर इज़ अ फियर्स कंपटीशन जो यहाँ पर काफ़ी सारी स्टेट्स के बीच में चल रहा है कि
सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा पाएँ, अपनी डोमिनेंस यहाँ पर बढ़ा पाएँ, अपनी पावर एक्सरसाइज यहाँ पर कर सकें। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं उसमें रशिया भी आता है, यूएस भी आता है, यूरोपियन यूनियन भी आता है, वी हैव चाइना, वी हैव टर्की, वी हैव ईरान एंड वी हैव इंडिया एज वेल। ठीक है, उसका कारण भी है क्योंकि सेंट्रल एशिया काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। बाकी आप जैसे मैप में देख ही रहे हैं, समटाइम्स प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कैस्पियन सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी कंट्री का बॉर्डर है। तो रशिया याद रखिएगा यहाँ पर, वी हैव ईरान ऑल्सो, वी हैव तुर्कमेनिस्तान, वी हैव कजाकिस्तान एंड अजरबैजान, ये 5 कंट्रीज़ हैं। ऑन द अदर हैंड आरएल सी के ऊपर भी पहले क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव लेक बालकाश शेयर, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके की जोग्राफी वाली डिटेल्स भी आप साथ साथ अपनी रिवाइज कर सकते हो। बट मैप वाइज अगर देखा जाए तो ये आपकी 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हो गई। ठीक है, कैपिटल इनकी यहाँ पर लिखी हुई है। एरिया वाइज जो है कजाकिस्तान जो है सबसे लार्जेस्ट है यहाँ पर। ठीक है, बाकी दीज आर द सी, ये रही वोल्गा रिवर, ये कैस्पियन सी है, आरएल सी है, वी हैव सीर दरिया एंड अमू दरिया, लेक बालकाश है, लेक इर्तिश है, सॉरी नॉट लेक, रिवर इर्तिश। तो ये कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट जो हैं वाटर बॉडीज़ यहाँ पर जो एग्जिस्ट करती हैं। खैर, तो हम तो वाटर बॉडीज़ या जोग्राफी में ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा पॉलिटिकली ही यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जब हम सेंट्रल एशिया की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे बहुत लंबे हिस्टोरिकल यहाँ पर लिंकेजेस हैं। ठीक है, कल्चरल इकोनॉमिक कनेक्शंस रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज जिसने 5 सेंट्रल एशियन स्टेट्स को रिकॉग्नाइज किया था जब सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद ये कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुए। इंडिपेंडेंट क्या हुए, वी विल से कि अपना एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी सॉर्ट ऑफ फॉलो करने लगे। एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज बहुत ही फेमस जो सिल्क रूट की हम बात करते हैं, जो चाइना से चाइना का फेमस सिल्क रूट है, उसी को लेकर के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यहाँ पर लॉन्च किया गया 2013 में। बिल्कुल वैसे ही ये जो बहुत फेमस सिल्क रूट है ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को भारत से भी कनेक्ट करता था और आपस में पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा है, बिजनेसेस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती थी और कल्चर एंड बिलीफ सिस्टम भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सचेंज किया गया है। और इसीलिए हमारे इन कंट्रीज़ के साथ में डीप कल्चरल लिंकेजेस हैं एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर के। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्टोरिकली प्राचीन काल में जब कुशाना एम्पायर हुआ करता था तो कुशाना एम्पायर में कुछ ऐसी टेरिटरीज भी थी जो आज के समय पे आपको दिखेगा कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज का पार्ट है। तो इसीलिए हम उसके बेसिस पे कह सकते हैं कि हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशनल लिंकेजेस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, रिलीजन, कल्चर, इस सब एरिया में भी एंगेजमेंट है। और मेडिवल एजेस की अगर हम बात करें, जब भारत में इस्लाम की शुरुआत हुई तो वो मुस्लिम रूल के इस्टेब्लिश होने के बाद ही हुआ है और बहुत सारे जो मुस्लिम रूलर्स जिन्होंने अपना मुग़ल एम्पायर सपोज़ कीजिए या उससे पहले भी अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो वहाँ के भी जो रूलर्स थे उनके काफ़ी सबके जो ओरिजिन्स थे वो सेंट्रल एशिया से ही थे, मंगोलिया से जो है लिंकेजेस आते हैं। ठीक है, मंगोलिया या सेंट्रल एशिया के आसपास, आई एम नॉट सेइंग कि मंगोलिया इज़ पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया बट इस तरीके के लिंकेजेस हैं। बाकी जो मॉडर्न सेंट्रल एशिया है उसमें तो 5 नेशंस आते हैं जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सभी कंट्रीज़ है। और ये पांचों के पांचों जो सेंट्रल एशियन नेशंस हैं ये इंडिपेंडेंट अपना इन्फ्लुएंस इनका हुआ आफ्टर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज किस तरीके से इम्पॉर्टेंट हैं। जब भी इम्पोर्टेंस की बात की जाती है तो सबसे पहले जियो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात की जाती है यहाँ पर। उसका कारण ये है कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल एशिया में एनर्जी रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं। भारत एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है, यानी कि हमारे यहाँ पर ऑयल एंड गैस की
कमी है, राइट। तो हम ऐसे में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अभी तक हमारी ज़्यादातर जो डिपेंडेंस होती है वो होती है हमारी वेस्ट एशिया पे, लेकिन आपको पता है वेस्ट एशिया यानी कि मिडल ईस्ट में क्राइसिस है। कल को और भी ज़्यादा अगर ये चीज़ बढ़ जाती है तो हमको ही प्रॉब्लम होगी आगे जा कर के। हम हो सकता है आगे जा कर के ऑयल एंड गैस वहाँ से प्रोक्योर ना कर पाए, और वो नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा। तो इसीलिए ऑयल एंड गैस का डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, या हम सिंपल भाषा में कहें कि एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन करना ज़रूरी है। और इसीलिए सेंट्रल एशिया उसमें से एक हमारे डाइवर्सिफिकेशन आप कह सकते हो कि ऑप्शंस में आता है। तो इसके अलावा हम जब एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो मिनरल रिसोर्सेज भी यहाँ पर आपको बहुत दिखेंगे। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के पास में अबंडेंट मिनरल रिसोर्सेज हैं। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के अलावा एंटीमनी, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम, कोल, ये सब बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कजाकिस्तान में लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व है वर्ल्ड का। उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में अगर देखेंगे तो यहाँ पर गोल्ड बहुत प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा ऑयल डिपॉजिट अगर आप देखें तजाकिस्तान में है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ऑयल डिपॉजिट तजाकिस्तान में हाइड्रो पावर कैपेसिटी का बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान है, इसमें वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट गैस रिजर्व है। इसी वजह से तो तापी पाइपलाइन भी जो है वो प्रपोज की गई थी। तो एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या मिनरल रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ब्रिज की तरह एक्ट करता है, एशिया के डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट करता है और यूरोप के साथ में भी कनेक्ट करता है एशिया को। तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप ध्यान दें अगर यहाँ पर, तो इफ़ यू लुक एट दिस मैप तो आपको रियलाइज़ होगा कि सपोज़ कीजिए अगर हम भारत की यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, यहाँ पर अगर कंपनीज हम अपनी खोलते हैं तो ये सारी कंट्रीज़ आती हैं थर्ड वर्ल्ड कैटेगरी में। थर्ड वर्ल्ड कैटेगरी का मतलब है कि यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ हम प्रोड्यूस करेंगे, हमारे बिजनेसमैन अगर यहाँ पर कोई चीज़ प्रोड्यूस करेंगे, तो आप ऐसा कह सकते हो कि क्योंकि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में पॉइंट ऑफ ऑरिजिन उसका वो है, वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, तो सबसे पहली बात तो कि चीप लेबर अवेलेबिलिटी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो वो एक फ़ायदा रहेगा। बाकी भारत में जैसे आपने देखा है रेड टेपिज्म होने की वजह से इतनी जल्दी जो है बिज़नेस सेटअप करना आसान नहीं होता है। काफ़ी सारी अड़चनें आती हैं, बहुत सारे सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस इतना अभी भी स्मूथ नहीं है, और बाकी जो लेबर लॉज हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको स्ट्रीमलाइन करना ज़रूरी है अभी भी, तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होती, वो प्रॉब्लम्स यहाँ नहीं होती हैं। इसीलिए बहुत ही आसानी से बिजनेस सेटअप भी हो जाता है। इसके अलावा चीप लेबर भी आपको मिल जाता है, और फ़ायदा ये है कि थर्ड वर्ल्ड कैटेगरी में है तो यहाँ से कोई प्रोडक्ट बना करके बाहर एक्सपोर्ट करते हैं अगर, तो उस पर कोई ड्यूटी भी नहीं लगेगी। इसका मतलब है कि यहाँ से जो प्रोडक्ट्स बना करके बेचे जाएंगे वो कंपैरेटिवली बहुत कॉम्पिटिटिव होंगे और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यहाँ पर हम पा सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि ठीक है इट इज़ कॉम्पिटिटिव, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, सब कुछ बढ़िया है। इसके अलावा अगर यहाँ से हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो वो भी बहुत ईजी होता है, वो भी चीप ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे भारत में कोई चीज़ प्रोड्यूस करके आप यूरोप के मार्केट में भेज रहे हो तो ट्रांसपोर्टेशन में ही इतना खर्चा आ जाता है, या रशिया में आप भेज रहे हो। बट वही चीज़, वही इन्वेस्टमेंट अगर आप यहाँ करें तो उसका फ़ायदा ये है कि चीप लेबर और ये सब तो फ़ायदा है ही, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। एट द सेम टाइम जो इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पर कर रहे हैं उसका हमें ये भी फ़ायदा रहेगा कि कनेक्टिविटी यहाँ पर हमारी यूरोपियन मार्केट्स के साथ में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और एट द एंड ऑफ द डे जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उस पर जो भी प्रॉफिट होता है वो बिजनेसमैन की अपना भारत में ही आता है टू एन एक्सटेंट, अगर हम बात करें इस बारे में। तो ये एक बहुत ही अच्छा एंगल है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए जब भी इंडिया और सेंट्रल एशिया की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमीज़ के फॉर्म में इसको कहा जाता है। जैसे भारत जो है वो सेंट्रल एशिया से एनर्जी रिजर्व, मिनरल रिसोर्सेज ये सब चाहता है, और बदले में सेंट्रल एशिया एक ऐसी रीजन है जहाँ पर ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं होता है, तो इनको चाहिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भारत से। और साथ ही साथ भारत की जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, जो जेनेरिक मेडिसिन हैं, जो चीप एंड अफोर्डेबल मेडिसिन हैं, जो हाईली इफ़ेक्टिव हैं,
वो इन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहती है। उसका कारण यही है कि अफोर्डेबिलिटी है उसमें, राइट। इसके अलावा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप देखेंगे कि गोल्डन क्रेसेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर आपको ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान दिखेगा। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्रग एंड नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग देखी जाती है, आर्म स्मगलिंग काफ़ी होती है। तो अगर हमें टेररिज्म को टैकल करना है, उसको कंटेन करना है, तो उसके आसपास वाली कंट्रीज जो हैं उसके थ्रू आप कर सकते हो, राइट। सो दिस इज समथिंग जो आप सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। टू टैकल टेररिज्म ऑल्सो सेंट्रल नेशन कंट्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ में अगर हमें अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना है तो सेंट्रल एशियन नेशंस जो हैं वो बेस्ट हैं। बट सबसे बड़ा चैलेंज तो यही आता है कि इफ़ दिस इज़ इंडिया और हमें सेंट्रल एशियन कंट्री का डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि हमारा डायरेक्ट बॉर्डर यहाँ पर एक तो अफ़गानिस्तान के साथ में है थोड़ा सा, और उसके ऊपर अगर हम देखें तो वी हैव इट विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में है और इस वाले रूट से यहाँ से पाकिस्तान डायरेक्ट एंट्री यहाँ पर अलाउ नहीं करता है, जिसकी वजह से भारत क्या करता है, आप कह सकते हो कि इंडिया की तरफ से जो है एक ऑल्टरनेटिव रूट यहाँ पर विद चाबहार पोर्ट और वहाँ से अफगानिस्तान में एंट्री और फिर इस तरीके से जाता है। ऑब्वियसली इसका कॉस्ट जो है हमको ज़्यादा पड़ जाता है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो है वी हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव बिकॉज पाकिस्तान नेवर गिव्स अस अ डायरेक्ट एक्सेस, राइट। तो ये वाला एक एंगल भी है जो चैलेंजेस में आप ज़रूर एक्सप्लोर करें। इसके अलावा रीजनल कोऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये जो 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में रैट्स है एक। तो ये जो रैट्स है ये बेसिकली एंटी टेररिज्म सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो। इसके पास में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस है अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन अफगानिस्तान एंड इन सब रीजन्स में। तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को काउंटर करना उसमें काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो ऐसे में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी हम जब इन कंट्रीज़ के साथ में कोऑपरेट करते हैं, दैट इज़ अ प्लेटफॉर्म जो भारत के फेवर में काम करता है। इसके अलावा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ इंडियाज एक्सटेंडेड नेबरहुड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट। एंड पहले सोवियत यूनियन का पार्ट ये जो है हुआ करते थे। बाकी भारत के पहले भी अच्छे डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स रहे हैं, जैसे ताशकंद में कंसुलेट हमारी हुआ करती थी। लेकिन सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो है भारत ने अपना जो पूरा फोकस था वो लुक ईस्ट पॉलिसी पे डाल दिया। लेकिन फाइनली जो है भारत की तरफ से अब कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी लाई गई 2012 में। तो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी के थ्रू भारत ने फोकस करना स्टार्ट किया दोबारा से कि कैसे हम अपने सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में जो रिलेशंस हैं उनको फिर से मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। तो वी हैव कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी जो 2012 में जो है अनाउंस की गई थी, ठीक है। इसके अलावा मिनरल रिसोर्सेज के अलावा कनेक्टिविटी वाला मैंने इशू आपको बता ही दिया है कि कैसे इंपॉर्टेंट है। एंड बाय द वे जब भी कनेक्टिविटी की बात होती है तो यहाँ पर बात होती है INSTC की। वी ऑलवेज टॉक अबाउट INSTC विच इज़ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इस बारे में भी हम बात करेंगे, राइट। देन यस, सो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में एंशियंट हमारा काफ़ी लिंकेजेस है। ओल्ड सिल्क रूट के थ्रू कनेक्ट किया जाता था चाइना एंड साउथ एशिया से, वेस्ट एशिया से, यूरोप से। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। बाकी वो वाला एंगल मैंने आपको बता ही दिया है कि हम फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं इस रीजन में ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्टली लॉन्च कर सके यूरोपियन यूनियन में। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हमारी काफ़ी कम हो जाएगी। बाकी सेंट्रल एशिया के पास में हाइड्रोकार्बन मिनरल्स वाला पार्ट है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल तापी पाइपलाइन। वी हैव स्पेसिफिकली हियर तापी पाइपलाइन।
अब तापी पाइपलाइन में कौन कौन है, नाम से ही पता चल रहा है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। मैंने आपको बताया था कि तुर्कमेनिस्तान जो है फोर्थ लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली है कि नेचुरल गैस यहाँ से हम एक इंपोर्ट कर सकते हैं। तो प्रपोज किया गया था इस पाइपलाइन को कि क्यों ना एक डायरेक्ट पाइपलाइन यहाँ पर बनाई जाए इस तरीके से कनेक्ट करती हुई। ठीक है, ये मैप थोड़े से ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, जिस समय पे ये स्लाइड्स बनाई गई थी उस समय पे मोस्टली हमने इन मैप्स को यूज़ किया था, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट द राइट थिंग, बट वो एक समय हुआ करता था व्हेन गिविंग द कंटेंट वाज इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली, बट एनीवेज। सो नाउ दैट वी हैव मच्योर्ड, तो पॉइंट इज कि तापी पाइपलाइन यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट है। अब तापी पाइपलाइन का ये है कि टैप तक तो हो चुका है, यानी कि तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान तक और अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक तो बन चुकी है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान से इंडिया वाला जो कनेक्टिविटी है वो दिक्कत है। सेम पाकिस्तान के साथ एक और पाइपलाइन बनाई जा रही है, IPI यानी ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। अगेन ईरान से पाकिस्तान तक पहुंच चुका है, आगे वाला मामला खराब है यहाँ पर पाकिस्तान की वजह से। ठीक है, सो ये एक चीज़ है जो ध्यान में रखने वाली है। तापी और IPI, मतलब अगर बात हो पाकिस्तान की तो आप ज़रूर मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर एज एग्जाम्पल। इसके अलावा 3 यहाँ पर की लोकेशंस हैं यहाँ पे हम जिसके थ्रू अब सेंट्रल एशिया को हम एक्सेस कर सकते हैं। सो वी हैव चाबहार पोर्ट, वी हैव बंदर अब्बास पोर्ट इन ईरान, इसके थ्रू किया जा सकता है। फिर यहाँ से अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से फिर कैस्पियन सी के थ्रू बंदर अंजाली पोर्ट है, यहाँ से होते हुए हम इन कंट्रीज़ को भी कनेक्ट कर सकते हैं। और अफ़गानिस्तान में हमने रोड्स भी इस तरीके की बनाई हैं, तो दोज रोड्स कैन बी यूज्ड ऑल्सो। बट ऑफ कोर्स अभी आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान टेक ओवर के बाद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। तो ये पोर्ट्स यूज़ किए जा सकते हैं ईरान के थ्रू, एंड डायरेक्ट कनेक्टिविटी हमारी पाकिस्तान की वजह से नहीं हो पाती है। ठीक है, बाकी लेटेस्ट डेवलपमेंट कुछ यही है कि अभी तक तो जो बड़े बड़े डेवलपमेंट्स की हम बात करते हैं इसमें कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी सबसे हाईलाइटिंग फीचर है। अब ऑब्वियस सी बात है कि 2012 में, आज से जो है 12 साल पहले तो आप कहेंगे कि अनाउंस की गई थी, बट स्टिल इंटरनेशनल रिलेशन में दिस इज लेटेस्ट ओनली। 10-20 साल इज लाइक वेरी वेरी अर्ली स्टिल। एनीवेज, तो इंडिया जो है 2017 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फुल मेंबर बन गया, तो एक और प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर एनुअल बेसिस पे सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन कंट्रीज़ के साथ में हम एंगेज कर सकते हैं और बायलेटरल लेवल पे, रीजनल लेवल पे जो है अपने कॉमन इंटरेस्ट पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा INSTC की अगर हम बात करें तो भारत INSTC का फाउंडिंग मेंबर है। INSTC जो है एक मल्टी नेशन प्रोजेक्ट है जिसमें मेनली रशिया, ईरान, इंडिया इन्वॉल्व है। तो INSTC में बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि एक ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया जा सके। अब भारत प्लान कर रहा था चाबहार पोर्ट को डेवलप करने की, जो कि बन भी चुका है, इसके आगे की स्टेजेस बन रही हैं अब। तो चाबहार पोर्ट के थ्रू भारत को एक्सेस मिल जाता है लैंडलॉक्ड अफगानिस्तान का एंड फर्दर एनर्जी रिच सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का। तो इसीलिए तो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी लाई गई। इसके अलावा भारत ने अशगाबाट एग्रीमेंट को भी आप कह सकते हैं कि आइडिया यही है कि क्यों ना हम अशगाबाट एग्रीमेंट जो है उसको भी कनेक्ट यहाँ पर किया जाए। इससे होगा क्या कि हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में भी कनेक्ट कर पाएंगे, पर्शियन गल्फ के साथ में भी कनेक्ट कर पाएंगे। एक ऐसा नेटवर्क हो जाएगा जिसमें ईरान एंड रशिया एंड इंडिया तो होगा ही, और साथ में सेंट्रल एशियन एंड पर्शियन गल्फ कंट्रीज़ भी यहाँ पर रहेंगी। तो कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट जो है ये बन सकता है कि जहाँ पर गुड्स को ट्रांसपोर्ट वगैरह किया जा सके आसानी से। बाकी एक्सपेक्टेशंस यही थी कि तापी पाइपलाइन पूरी हो जाएगी, लेकिन आपको बता ही दिया मैंने, पाकिस्तान तक का काम कंप्लीट हो चुका है। इंडिया वाला पाकिस्तान की वजह से ये वाला पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी अगर अशगाबाट एग्रीमेंट की बात करें तो सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं
कि ये भी एक ट्रांजिट कॉरिडोर है जिसमें ईरान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसी कंट्रीज जो हैं इन्वॉल्व है। तो INSTC की बात यहाँ पर इसीलिए की जा रही है, एंड मैंने ये बात आपको रशिया में नहीं बताई, उसका कारण ही यही है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज को जो अशगाबाट एग्रीमेंट का पार्ट है उनके साथ में भी यहाँ पर अपनी कनेक्टिविटी जो है वो सुधर सकती है, राइट। तो जब भी सेंट्रल एशिया की अगर बात की जाए तो ये एक तो ग्रेट गेम की बात की जाती है कि कैसे यहाँ पर जो मेजर प्लेयर्स हैं वो सभी है, बाकी आपका जो नॉर्मली जो डेवलपमेंट्स यहाँ पर होती हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात यहाँ पर की जा सकती है, ठीक है। देन अगर फर्दर हम बात करें अबाउट सेंट्रल एशियन कंट्रीज, सो we have a lot of thinkers like we have P.S. राघवन। P.S. राघवन जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि यूरेशियन रीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए P.S. राघवन बार बार अपने जब भी आर्टिकल लिखते हैं या जब भी इस बारे में बात करते हैं तो सेंट्रल एशिया की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हैं कि किस तरीके से भारत के, क्योंकि जो संबंध हैं उसके नेबर्स के साथ में ट्रबल्ड है, इतने अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे में सेंट्रल एशिया या जो यूरेशियन रीजन है वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कौटिल्य का विजडम यहाँ पर लगाइए। कौटिल्य का हमने मंडल सिद्धांत पढ़ा था, तो कौटिल्य वहाँ पर ये कहते हैं कि जब भी आपके पड़ोसी के साथ में कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते होते हैं तो आप क्या करते हो, जो पड़ोसी का पड़ोसी होता है उसके साथ में अपने रिश्ते जो हैं वो सुधार लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका जो पड़ोसी अगर आपका दुश्मन बन जाता है तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया, और दोस्ती उनसे कीजिए और अपने इंटरेस्ट जो हैं वो फुलफिल कीजिए। तो सेंट्रल एशिया की पोजीशन कुछ ऐसी सी ही है भारत के लिए, राइट। तो इसीलिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एंड P.S. राघवन को आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 2012 में जो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी यहाँ पर लाई गई थी, तो भारत का ये प्लान था कि भाई इकोनॉमिकली तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पॉलिटिकली, हिस्टोरिकल कनेक्शंस, कल्चरल कनेक्शंस इस रीजन के साथ में अपने हाईलाइट किए जाएं, इसको और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए। तो भारत ने यहाँ पर इसीलिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने स्टार्ट कर दिए। हालांकि दिक्कत यही हुई कि इन एफर्ट्स में अड़चन आई जब पाकिस्तान ने डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए मना कर दिया कि हम आपको डायरेक्ट पैसेज नहीं देंगे, और चाइना ने इस सिचुएशन का बहुत ही फ़ायदा उठाया। क्यों? क्योंकि चाइना ने उस समय पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कजाकिस्तान के साथ में उसी समय पे लॉन्च भी किया था। हालांकि हम ये देखते हैं कि भारत के जो संबंध हैं इस रीजन के साथ में, डिस्पाइट ऑफ कि हमारे जो हैं काफ़ी हमें प्रॉब्लम हुई या धीरे धीरे करके ही काम चल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे यहाँ से हुए हैं, एडवांटेजेस हमें मिले हैं। लेकिन ऑब्वियस है कि कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी का जो पूरा आइडिया है वो इसलिए मजबूत नहीं हो पाता है क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। आगे चाइना जो है वो ज़्यादा राइज कर रहा है, तो चाइना पे ज़्यादा फोकस चला जाता है, और आज के समय में आपको पता है कि इंडो पैसिफिक का नारा लगाया जाता है, तो इंडो पैसिफिक की तरफ फोकस शिफ्ट हो जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरीके से जियो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो पाकिस्तान और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको लेकर के आप देखेंगे, या भारत की तरफ से जब कहा जाता है कि आप हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो पिछले कुछ समय से इसको फिक्स करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। इसीलिए आप देखेंगे कि 2014 के बाद से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, तो आने के बाद 2015 में अगले ही साल सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को विज़िट किया गया, और सेंट्रल एशिया उस फॉर्म में आप कह सकते हो कि एक इम्पॉर्टेंट लिंक बन गया भारत के लिए। तो भारत का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जोन ऑफ इंटरेस्ट आज के समय पे सेंट्रल एशिया के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बाकी वी हैव सी राजा मोहन ऑल्सो, एंड सी राजा मोहन जो है, जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ रिलेशंस हैं, उसको इसीलिए बताते हैं कि आज के समय पे यहाँ पर हाई ऑक्टेन डिप्लोमेसी जो है वो एग्जिस्ट करती है। यानी कि भारत की तरफ से जब भी सेंट्रल एशिया के साथ में अगर आप इंगेजमेंट करें तो ये 5 कंट्रीज़ तो हैं ही ऑब्वियसली, लेकिन जब भी सेंट्रल एशिया की बात होती है तो ऑब्वियसली उस प्लेयर में आपको चाइना दिखेगा, वहाँ पर आपको
यू सी रशिया ऑल्सो प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल। ऐसा नहीं है कि यूएस नहीं है, बट मेनली जो है ये कंट्रीज बिकॉज इनके डायरेक्ट नेबरहुड का पार्ट है, तो यूएस की तरफ से ज़्यादा एंगेजमेंट, मतलब उतना सॉलिड एंगेजमेंट नहीं दिखेगा जितना डायरेक्ट नेबरहुड में इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। इसके अलावा भारत ने अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जैसे ईरान के साथ में काफ़ी ज़्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए, जैसे 2015 में कि चाबहार पोर्ट बनाया जाएगा, इस तरीके के, और ये सभी चीज़ें खैर बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। INSTC, ये सारे पॉइंट्स को ही आप बार बार हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जैसे हम चैलेंजेस की बात करते हैं, डेफिनेटली जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं ये लैंड लॉक्ड हैं, राइट, और इस वजह से भी भारत और सेंट्रल एशिया की डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है इस्टेब्लिश करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। कनेक्टिविटी वीक है, पाकिस्तान अलाउ नहीं करता है, दिस इज़ अनदर चैलेंज। बाकी यहाँ पर चाइना बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है चाइना की। चाइना का जो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है वो काफ़ी सारी सेंट्रल एशियन इन कंट्रीज़ के थ्रू होता हुआ गुजरता है, एंड इस वजह से जो है आप ये भी कह सकते हैं कि चाइना का जो जिनजियांग प्रोविंस है, वहाँ पर जो उइगुर मुस्लिम्स हैं, वहाँ से जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है उसका स्पिल ओवर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। एंड क्योंकि स्पिल ओवर है उसका, तो ऑब्वियस सी बात है कि चाइना इसको कंटेन करना चाहता है, और यही कारण है कि चाइना ने सेंट्रल एशियन सिक्योरिटी अफेयर्स को मजबूत बनाने के लिए चाइना ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपना कर दिया है, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर आप देखें तो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और उसकी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी वाला पॉइंट तो यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाता है। इसके अलावा कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स भी हैं यहाँ पर, जैसे कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हैं, करप्शन बहुत ज़्यादा है, ड्रग ट्रैफिकिंग देखी जाती है, और इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि गवर्नमेंट्स जो हैं ऑटोक्रेटिक फॉर्म में ही काम कर पाती हैं, डेमोक्रेसी यहाँ पर उतना अच्छे से फॉलो नहीं हो पाती है, तो ये भी एक चैलेंज आप कह सकते हो कि डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स में आता है। बाकी भारत की तरफ से तो हमेशा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को कहा जाता है कि भाई ये तो हमारे क्लोज पॉलिटिकल पार्टनर्स हैं, हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड का पार्ट हैं, लेकिन एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है कि भारत यहाँ पर एक्टिव प्लेयर नहीं है। भारत सेंट्रल एशियन कंट्रीज में सिर्फ एक मार्जिनल प्लेयर है। इंडिया इज जस्ट अ मार्जिनल प्लेयर, यानी कि भारत यहाँ पर प्रोएक्टिव रोल प्ले नहीं करता है, यहाँ की पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व जो है वो नहीं होता है, ठीक है। बाकी ये भी है कि अगर करंट ट्रेड फिगर्स आप देखेंगे तो अबाउट $100 बिलियन का जो ट्रेड है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज़ के साथ में होता है, जिसमें चाइना के साथ में $90 बिलियन का ट्रेड होता है, यानी कि काफ़ी हेविली डिपेंडेंट है ये कंट्रीज़ व्हेन इट कम्स टू ट्रेड ऑन चाइना। चाइना पे डिपेंडेंसी है। बाकी रशिया से भी ट्रेड होता है $8 बिलियन के आसपास का। तो व्हाट वी सी इज़ कि इकोनॉमिक रिलेशंस भारत के साथ अभी जो है खासा ऐसे है नहीं, राइट, एंड व्हाट वी सी इसकी काफ़ी एसिमेट्रिक आपको यहाँ पर दिखेगा कि चाइना के साथ में काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है। एनीवेज, बाकी जो प्रोजेक्ट्स वगैरह अनाउंस किए जाते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डिले यहाँ पर देखे गए हैं, जैसे तापी पाइपलाइन अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड जब भी एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज पे ही ज़्यादा जब भी फोकस होता है, और उसमें भी साउथ ईस्ट एशिया पे ऑटोमेटिकली फोकस चला जाता है। सेंट्रल एशियन एक्ट ईस्ट का पार्ट तो है, एक्सटेंडेड नेबरहुड के आपने फॉर्मूला तो लगा दिया कि हाँ यहाँ पर अप्लाई होता है, लेकिन वो ऑन ग्राउंड रियलिटी में इतना मजबूत नहीं दिखता है, राइट। इसके अलावा भारत की फॉरेन पॉलिसी में फिर डायलेमा भी है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को फॉलो करें कि कॉन्टिनेंटल पॉलिसी को फॉलो करें, तो ये डायलेमा जो है बना रहता है, और इसीलिए जो है इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशंस का मोमेंटम आपको कभी कभी कम होता हुआ भी दिखेगा, ठीक है।
अब सेंट्रल एशिया पॉलिसी को लेकर के शुरुआत में एक समय पर हुआ करता था भारत जब लुक नॉर्थ पॉलिसी फॉलो किया करता था, लेकिन फिर बाद में जा करके स्पेसिफिकली सेंट्रल एशिया की कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी लाई गई और 2015 से प्रधानमंत्री मोदी ने जो है इस पे काफ़ी अच्छे से काम करना भी शुरू कर दिया और जियोपॉलिटिकली काफ़ी चेंजेस यहाँ पर देखे गए, पर्टिकुलरली जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। ठीक है, बाकी वही है जो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है, इसमें भारत 4 सीज पे फोकस करता है। पहला सी है कॉमर्स, let me just write it down for you. So we have commerce, this is the first C, तो 4 C's को आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, when it comes to Central Asia we have commerce, we have connectivity, we have community यानी पीपल टू पीपल लिंकेजेस एंड कॉन्सुलर यानी डिप्लोमेटिक रिलेशंस, कंसुलेट्स एंड ऑल। तो ट्रेड हो गया, कनेक्टिविटी हो गई, आपकी पीपल टू पीपल लिंकेजेस हो गए, ये 4 चीज़ हैं जो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी इन 4 चीज़ पे काम करती है। ठीक है, बाकी मैप आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज अशगाबाट एग्रीमेंट, काफ़ी फैक्चुअल है बट अशगाबाट एग्रीमेंट सबसे पहले 2011 में साइन किया गया था। आइडिया ये था कि कैसे ये कंट्रीज़ आपस में जो है बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकती हैं एंड कैसे जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को सिंक्रोनाइज किया जा सकता है, बेहतर ट्रेडिंग जो है यहाँ पर की जा सकती है। और रिसेंटली इसीलिए बात की गई कि इसको INSTC के साथ में सिंक्रोनाइज जो है वो कर देते हैं। तो अशगाबाट एग्रीमेंट को ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या था भारत के पास में कि इसके चलते जो है जो एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट कॉरिडोर है उसका फ़ायदा हमें मिल जाएगा, वहाँ से हमारे जो ट्रेड और कमर्स इंट्रैक्शंस होंगे वो बढ़ जाएंगे। बाकी INSTC के साथ में कनेक्टिविटी अगर इसको सिंक्रोनाइज कर दिया गया तो और ज़्यादा बेटर कनेक्टिविटी हो जाएगी। INSTC की प्रॉब्लम ये है कि अभी तक इसको ऑपरेशनलाइज नहीं किया गया है। ठीक है, बाकी INSTC को अगर आप देखेंगे तो यू नो इट इज़ समथिंग जो है रशिया एंड इंडिया के बीच में जो ट्रेड होता है उस ट्रेड में काफ़ी समय लग जाता है, उस समय को ऑलमोस्ट हाफ कर देगा अगर INSTC ऑपरेशनल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान रेलवे लाइन, इस तरीके के अशगाबाट एग्रीमेंट के अंदर जो है प्रोजेक्ट्स हैं, इस तरीके के मेजर रूट्स हैं जिनको अगर INSTC में भी इंक्लूड किया जाए तो ये प्रोजेक्ट और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट आप कह सकते हैं हो सकता है ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए। तो अशगाबाट एग्रीमेंट और इसीलिए INSTC को लेकर के आइडिया यही था कि भाई इसको बहुत आसानी से सिंक्रोनाइज़ किया जा सकता है और इससे हम INSTC को भी ऑपरेशनलाइज करने के लिए काम कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक INSTC सिर्फ ऑन पेपर है, इट हैज़ नॉट बिकम अ रियलिटी अभी तक, राइट। एंड काफ़ी सारे अभी जैसे टर्मिनल भी शहीद टर्मिनल एट चाबार पोर्ट ये भी कमीशन किया गया, ये तो अभी रेडी है, इट इज़ लाइक अभी और स्टेजेस में भी काम चल रहा है बट इट इज़ ऑपरेशनल, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट गेटवे की तरह हमारे लिए यूज़ होता है एंड दिस इज़ द शॉर्टेस्ट लैंड रूट टू सेंट्रल एशिया एज वेल। और ऑब्वियसली पाकिस्तान से नहीं मिलती है तो ऑल्टरनेटिव में तो ये शॉर्टेस्ट है हमारे लिए। ठीक है, बाकी इसीलिए जो है सेंट्रल एशिया के रिसोर्सेज हम यहाँ पर आसानी से यूज़ कर पाएंगे। एंड INSTC की अगर बात करें तो अभी क्या होता है कि भारत से अगर कोई प्रोडक्ट्स चलते हैं तो आप ये देखोगे कि कम से कम भी मतलब काफ़ी समय लग जाता है व्हेन इट कम्स टू दिस, मतलब 35 डेज़ के आसपास ऑलमोस्ट जो है 1 महीना से ऊपर जो है वो लग जाता है अगर आप शिपिंग करते हैं। सपोज़ कीजिए मुंबई से आपने प्रोडक्ट भेजा एंड आप सेंट पीटर्सबर्ग तक भेज रहे हैं, आप रशिया में भेज रहे हैं, तो अभी इस तरीके से भेजा जाता है। ठीक है, या यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी लंबा समय मतलब लग जाता है। ठीक है, तो ये जो अभी रूट है, जो पुराना रूट है, मतलब ये है 16,129 किलोमीटर लंबा। ठीक है, लेकिन आप देखें जो नया रूट यहाँ INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो सजेस्ट किया गया है,
यहाँ पर क्या होगा, मुंबई से सीधा बंदर अब्बास पोर्ट, ठीक है, या चाबार पोर्ट यूज़ किया, और वहाँ से बंदर अंजाली पोर्ट यूज़ किया, वहाँ से यहाँ पर है अस्त्राखान पोर्ट। ये पोर्ट्स के नाम और लोकेशंस याद रखनी है। अस्त्राखान पोर्ट जो है ये आपका रशिया में है, ठीक है। वी हैव बंदर अंजाली जो ईरान में है, कैस्पियन सी के थ्रू ये रूट जाता है, और आप देखेंगे कि ये इस रूट को बना देता है सिर्फ 6245 किलोमीटर का, विच मीन्स कि आप बहुत ही आसानी से वही सेम प्रोडक्ट्स को 10 से 12 दिन के अंदर डिलीवर कर सकते हो। अब आपको पता है कि इसकी वजह से जो कॉस्ट होगी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो भी कम आ जाएगी, एक फ़ायदा ये है। बाकी जो टाइम बेनिफिट होगा इस वजह से, ट्रेडिंग और कनेक्टिविटी ये सब भी और इम्प्रूव होगी, वो बेनिफिट अलग है। तो इसीलिए INSTC को जो है यहाँ पर प्रपोज किया गया था। तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि अब जो भी ऑल्टरनेटिव आइडिया है, बट ओवरऑल अगर हम कहें तो 7200 किलोमीटर लॉन्ग मल्टी मोडल नेटवर्क है। मल्टी मोडल कैसे कि यहाँ से तो शिप से भेज दिया, यहाँ से रेलवे लाइन बन गई, फिर यहाँ से दोबारा शिप से भेज दिया कैस्पियन सी से, और यहाँ से फिर से रेलवे लाइन टाइप। तो आपको यहाँ पर मल्टी मोडल दिखेगा, शिप भी यूज़ की जा रही है, रेल्स भी यूज़ की जा रही है, रोड रूट्स भी यूज़ किए जा रहे हैं इंडिया और रशिया को कनेक्ट करने के लिए, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप के साथ में भी वाया ईरान। तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। INSTC प्रोजेक्ट रशिया ने इनिशिएट किया था इन द ईयर 2000। सेंट पीटर्सबर्ग में इसके अनाउंसमेंट हुई थी, और ये एग्रीमेंट फिर 2 साल के बाद फाइनली साइन कर लिया गया। तो इसमें अभी के समय पे इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया, ये सभी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि ट्रेड कनेक्टिविटी इनके बीच में बढ़ानी है, मुंबई, मॉस्को एंड तेहरान के बीच में, ठीक है। बाकी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर यही है कि ट्रांसपोर्ट टाइस काफ़ी अच्छे होंगे, इंटरनेशनल मार्केट को आप आसानी से एक्सेस कर पाओगे, एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रैवल पे भी ध्यान देंगे, सेफ्टी रहे गुड्स की उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। बाकी एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि सभी कंट्रीज जो भी इसका पार्ट होंगी उनकी जितनी भी ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज़ हैं उनको हार्मोनाइज किया जाएगा, यानी कि सॉर्ट ऑफ एक कॉमन लॉज, कॉमन पॉलिसी टाइप की यहाँ पर लाने की बात की जा रही है। एंड उसके चलते जो है काफ़ी तेज़ी जो है कनेक्टिविटी में रहेगी। उसका कारण ये भी है, अगर आप देखें कि ज़्यादातर क्या होता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मान लीजिए सामान जाता है, सो वी हैव इंडिया एंड एक एग्जांपल लेते हैं बांग्लादेश का। तो होता ये है कि पहले इंडिया की साइड में जो है जो इंडियन ट्रक्स होते हैं वो बॉर्डर तक जाते हैं, फिर यहाँ पर क्या होता है 1-2 दिन के ट्रक खड़े रहते हैं, फिर यहाँ पर जो सामान होता है वो पहले उतारा जाता है और बांग्लादेश वाले ट्रक में चढ़ाया जाता है, ठीक है। इसी में आप कह सकते हो 1-2 दिन 3 दिन जो भी है वो लग जाते हैं। फिर यहाँ से बांग्लादेश का ट्रक जो है यहाँ पर जाता है, और फिर यहाँ पर मान लीजिए दोबारा बॉर्डर है और इसको हमें भेजना है नॉर्थ ईस्ट के इधर कोई और स्टेट हो गया, मान लीजिए मिज़ोरम हो गया, या वी हैव अदर स्टेट्स एज वेल, राइट, मणिपुर हो गया सपोज। तो फिर से यहाँ पर ट्रक जो है आपका रुकेगा और फिर से जो है यहाँ पर चेंज किया जाएगा। तो उस सब में प्रोसेसिंग में काफ़ी जो है टाइम भी हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम भी ये है कि जब आप कंटेनर जिस तरीके से भेज रहे हो उनको ओपन किया जाएगा तो प्रोडक्ट्स को यहाँ पर डैमेज भी किया जा सकता है, और प्रोडक्ट्स की सेफ्टी के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो INSTC में आइडिया ये है कि एक बार अगर कंटेनर है और वो चला तो वो कंटेनर जो है सीधा जाके खुलेगा यहाँ पर, और इसको इस तरीके से डिजिटाइजेशन किया जाएगा कि अगर प्रोसेस में कहीं पर भी बीच में अगर इसको ओपन किया गया तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पॉसिबल नहीं होगा। कोशिश यही की जा रही है, हालांकि इसमें चैलेंजेस हैं क्योंकि ईरान देखे मिडल ईस्ट आसपास है, और आप देखेंगे कि मिडल ईस्ट में क्राइसिस है, ये सभी चीज़ें, तो सेफ्टी जो है काफ़ी उसका इशू यहाँ पर आ जाता है। तो भारत तो बार बार लेकिन यही कहता है कि एक्सटेंडेड नेबरहुड का पार्ट है, INSTC एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और इसीलिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के केस में INSTC हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी INSTC का मेन आपको मुद्दा मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब प्रॉब्लम यही है कि ऑन पेपर अभी तक है सब कुछ, सामने से काम नहीं हुआ है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि फंडिंग, क्योंकि रशिया को देखें, रशिया पे सैंक्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि रशिया एक सरप्लस कंट्री हो, ईरान की अपनी सैंक्शंस लगे हुए हैं, भारत के पास में इतना पैसा है नहीं कि इस प्रोजेक्ट को फंड किया जाए। यही कारण है कि इसको ऑपरेशनलाइज नहीं किया गया है। भाई पैसा होगा तभी तो आप काम करोगे, सिर्फ अनाउंसमेंट से नहीं होगा ना।
और वो भी चलो हम बात की बात कहते हैं कि चलो फंडिंग है, बनाना है इस तरीके के रूट को, तो आप वर्ल्ड बैंक या कहीं से आप लोन ले लें, पर लोन की स्टेज भी बाद में आएगी ना। उससे पहले आता है कि आप इकट्ठा होकर के बैठ करके पूरा डॉक्यूमेंटेशन इसका फिनिश करें, और डॉक्यूमेंटेशन के बाद बात आती है कि आप जो है कुछ कॉमन पॉलिसीज, कॉमन लॉज पे अग्री करें कि भाई हार्मोनाइज करें अपनी ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज़ को, कि यहाँ से अगर निकल रहा है वहाँ तक डायरेक्ट एक्सेस होगा, उसको ओपन नहीं किया जाएगा, उसको चेक नहीं किया जाएगा इस तरीके से, राइट। तो वो सारे इश्यूज यहाँ पर हैं जो अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं, इस वजह से ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो INSTC में आइडिया यही है कि मुंबई को कनेक्ट किया जाएगा बंदर अब्बास पोर्ट से, विच इज़ इन ईरान, वहाँ से इसको फिर आगे लेके जाया जाएगा एंड बंदर आज़ाली पोर्ट तक रेल या रोड रूट यूज़ किया जा सकता है यहाँ पर। और फिर बंदर आज़ाली पोर्ट से जो कैस्पियन सी से इसको लेकर के जाएगा अस्त्रखान पोर्ट तक, जो कि रशिया में है। तो रशियन फेडरेशन यहाँ पर फिर फर्दर जो है वोल्गा रिवर को भी यूज़ कर सकते हैं, और दे कैन यूज़ रेलवेज ऑल्सो और रोडवेज ऑल्सो फर्दर इसको प्रोडक्ट्स को उसके जो भी उसका फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, ये सारे रूट्स हैं जो आपको थोड़ा ध्यान पे रखते हैं। ये सारे लिमिटेशंस, कंस्ट्रेंट्स या हम कहेंगे चैलेंजेस हैं जो एग्जिस्ट यहाँ पर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे INSTC के पास में अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए ऑपरेशनल नहीं हो पा रहा है। कस्टम प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन अभी भी पेंडिंग है, फंडिंग है नहीं। बाकी अभी जो कंटेनर्स की बात होती है, जो एग्जिस्टिंग कंटेनर्स इस रूट पे चलते हैं बहुत ही लो लेवल पे हैं। कॉमन बॉर्डर क्रॉसिंग रूल्स हैं नहीं इनके, वो भी दिक्कत है। बाकी रेल के थ्रू या रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू कंपैरेटिवली पैसा ज़्यादा लगता है। अगर आप पोर्ट से भेजते हैं तो पैसा कम लगता है, वाटर ट्रांसपोर्ट चीप होता है। इसके अलावा वैगन शॉर्टेजेस भी हैं, यानी कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह भेज भी रहे हैं, जैसे मान लीजिए रेलवे वैगन्स में भेज रहे हैं इस तरीके से, तो वो भी काफ़ी कम है, तो सामान किस तरीके से भेजें, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। बाकी सिक्योरिटी प्रॉब्लम तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स एरिया हैं, इनको दूर करने की ज़रूरत है। हालांकि एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर भारत को एक ग्लोबल प्लेयर बनना है, अगर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करना है, तो लाइक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर काफ़ी वर्थ इट हो सकती है। हमारी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट काफ़ी मिलेगा भारत को। लेकिन ऑब्वियसली भारत अभी फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए भारत के फाइनेंशियल बैकबोन को ये कहीं ना कहीं टेस्ट करता है प्रोजेक्ट, ठीक है। बाकी 4 मेजर आपको मैंने बता ही दिया है। सी पे काम करता है, 4 C's ऑफ कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। आई थिंक मोस्टली हमने ज़्यादातर चीज़ें जो हैं यहाँ पर कवर कर ली हैं। दिस इज़ द मैप फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दैट इज़ अगेन वेरी वेरी फैक्चुअल, राइट। सो मेजर मुद्दे जो हैं हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट सेंट्रल एशिया सिक्योरिटी पार्टनरशिप एंड ऑल दीज थिंग्स हो चुके हैं, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया का टॉपिक आपका छोटा ही है, बड़ा टॉपिक नहीं है। इसमें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 आई विल से कि कमेंट्रीज प्रिपेयर करनी होती हैं, उससे ज़्यादा नहीं। एंड दिस इज़ द मोस्ट ईजी टॉपिक, ईजीएस्ट वन एक्चुअली। इसका कारण ये है कि काफ़ी रीसेंट एंगेजमेंट भी है, और दूसरा सीधी सीधी यहाँ पर जो है आपको एकदम क्लियर लाइन ऑफ थॉट मिल जाता है। काफ़ी सारे पॉइंटर्स मिल जाते हैं, क्यों सेंट्रल एशिया इम्पॉर्टेंट है, एनर्जी, मिनरल रिजर्व, ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा बहुत ही डायरेक्ट यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। यू कैन एक्सपेक्ट अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट। तो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर सेंट्रल एशिया। एंड नेक्स्ट सेशन में हम वेस्ट एशिया से शुरुआत करेंगे, और वेस्ट एशिया में हम इज़राइल, फ़लस्तीन और ये सारे मुद्दों को एक बार देखेंगे गहराई से। वॉर भी चल रही है, वो एस्पेक्ट भी हम समझेंगे। एंड फिर फाइनली जो 3 पिलर्स हैं उस पर फोकस करना है हमें वेस्ट एशिया में। लाइक वी हैव इंडिया एंड सऊदी, इंडिया एंड ईरान, वी हैव इंडिया एंड इज़राइल, राइट। इसके अलावा बाकी सब जो थोड़े बहुत मुद्दे हैं, कहाँ क्या हुआ, वो भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे।
फिर वेस्ट एशिया जब आपका ख़त्म होगा तो फाइनली फिर हम साउथ एशिया की तरफ जाएंगे, विच विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर योर पेपर 2 सेक्शन बी, एंड दैट्स हाउ वी विल फिनिश पेपर 2। तो मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो प्रॉबेबली नेक्स्ट वीक तक कि हम फिनिश कर देंगे, और उसके बाद जो है आपका पेपर 1 सेक्शन भी हमारा शुरू हो जाएगा। तो होपफुली अब मतलब आई एम टेकिंग माई टाइम विद इट, तो होपफुली फेब तक तो फिनिश हो ही जाएगा हमारा, ठीक है, पेपर 1 सेक्शन बी भी। बट आई हैव टेकन माई टाइम कि थरली आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सारी यहाँ पर पढ़ा दी जाए। नोट्स मैंने आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम को दोनों को ही प्रोवाइड कर दिए हैं। नोट्स अब आप प्रिंट आउट करा सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी के नोट्स हैं, जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और सेंट्रल एशिया के, या आगे वेस्ट एशिया या साउथ एशिया पढ़ाया जाएगा, उसके नोट्स आपको सेपरेटली एक PDF में दिए जाएंगे। उसका प्रिंट आउट आप लोग बाद में करा लीजिएगा। तो इस तरीके से हम जो है पेपर 2 सेक्शन भी यहाँ पर फिनिश करेंगे। दिस इज इट फॉर दिस सेशन गाइज। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।